नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक चौधरी हूँ, अभिनव राजस्थान पार्टी से। राजस्थान की अपनी पार्टी, सबकी पार्टी 2018 से राजस्थान में जन जागरण का काम कर रही है। पिछले चुनाव में भी मैदान में थी और इस चुनाव में भी रहेगी। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं अपने अपने तरीके से। हम भी अपने तरीके से यानी लोकनीति से अपनी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। हालांकि हमारी भाषा लोकनीति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा है। बाकी लोगों की राजनीति की भाषा है, समाज को बांटने की भाषा है, झूठ बोलने की, अफवाहें फैलाने की, भ्रम फैलाने की भाषा है। और हम लोग सच्चाई के, नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा भाषा में अंतर रहेगा, टेस्ट में अंतर रहेगा। हम अभिनव राजस्थान में जिस तरह का राजस्थान देखना चाहते हैं उसमें समाज के किसी भी वर्ग को हम अलग दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज को समझने के लिए हमें कई बार कुछ एंगल से देखना होता है, और ये बहुत सकारात्मक एंगल है हमारा। और हमारे एंगल के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें, महात्मा गांधी की बातें समाहित रहती हैं। तो जो भी सुन रहे हैं मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुने, क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति ने, किसी नेता ने या किसी पार्टी ने आज़ादी के बाद में अनुसूचित जाति के विकास के लिए इस तरह सोचा नहीं है। ये मेरा दावा है, क्योंकि सभी ने इस वर्ग को समाज के एक अलग हिस्से के रूप में देखा है और इसके ऊपर जैसे मेहरबानी करने की कोशिश की है। अपने परिवार का अंग मानकर नहीं सोचा है। इसके कारण से जितनी भी योजनाएं आज तक बनी हैं, लगभग वो सारी योजनाएं फेल रही है। 90% वो फेल रही है, आरक्षण के अलावा। अब आरक्षण क्योंकि संविधान में रख दिया गया था, डॉक्टर अंबेडकर के समय से ही इसको शामिल कर लिया गया था, इसलिए वो ठीक ठाक चल गया काम। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो सोची गई, जो कही गई, उन पर अमल नहीं किया गया। इसी के कारण आज अनुसूचित जातियों की स्थिति बहुत खराब है, विशेषकर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको उस एंगल से समझिएगा। अभिनव राजस्थान में हमने क्या प्लान कर रखा है, क्या सोच रखा है। सबसे पहली बात, हम अनुसूचित जातियों के क्या कामकाज देखते हैं समाज में, वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, जिनके पास जमीन है, जमीन कम हो सकती है, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा जमीन हो सकती है। कम है जमीन, ये हमको स्वीकार करना चाहिए कि इस वर्ग के पास जमीन थोड़ी थोड़ी है और कम है, छोटे टुकड़े हैं। लेकिन किसान तो हैं, वो खेती करते हैं। तो हमें उनको किसान के रूप में भी देखना आना चाहिए कि एक किसान की प्रगति कैसे हो, उसमें ये वर्ग भी शामिल हो। अभी तक जितनी योजनाएं कृषि विभाग की तरफ से चल रही हैं वो इतनी बकवास योजनाएं हैं। 1 किलो बीज दे देना, ये दे देना, ये थोड़ी सी यहाँ सब्सिडी, वो इस तरह से दी जाती है जिससे वो आदमी उस जमीन से मैक्सिमम जो ले सकता है वो कभी ले नहीं पाएगा। बस वो उसको राजी कर दो आपकी, इसको आपके 1 किलो बीज दे दिया है। दूसरा, इस वर्ग के लोग कारीगर हैं, हाथ से काम करते हैं। कुछ लोग चमड़े पर काम करते हैं, कुछ लोग धागों का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। इस तरह से हाथ के काम करते हैं, यानी कारीगर हैं इस समाज में। तो किसान हैं, कारीगर हैं और फिर मजदूर हैं। खूब सारे लोग अनुसूचित जाति के मजदूर हैं। तो आपको 3 परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए इनको। पहला किसानों के रूप में, फिर कारीगरों के रूप में और फिर मजदूरों के रूप में। अभिनव राजस्थान 3 एंगल से देख रहा है। यहाँ पे समाज के अन्य वर्गों को जैसे देख रहा है वैसे इसको देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अभिनव राजस्थान में हमने पूरे राजस्थान को एक परिवार मान रखा है, एक फैमिली है। इस फैमिली में सभी तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। उन सारी योग्यताओं का कैसे विकास किया जाए, ये हमारा मूल प्लान है, हमारी योजना है। तो हम मानते हैं कि हमारा पूरा ये 1.5 करोड़ परिवारों का एक बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, जिसके लिए हमको प्लान करना है। अब किसी के पास कोई साधन है, किसी के पास कोई साधन है, किसी के पास कोई योग्यता, किसी के पास कोई योग्यता है। इन सारी योग्यताओं का विकास ऐसे किया जाए ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े। ये ध्यान में रख के हमने अभिनव राजस्थान की योजना बनाई है। तो आइए हमारी तीसरी बात पर, अनुसूचित जाति के वर्ग के पास जो जमीन है उस पर क्या किया जा सकता है। तो आपने मेरे मुंह से कई बार यह बात सुनी होगी कि मेरा ड्रीम है, और यह विज्ञान और बाजार पर आधारित है,
यानी विज्ञान और बाजार पर आधारित बात है, हवा में बात नहीं है। मेरा ड्रीम है कि 1 बीघा जमीन में कम से कम 5 लाख रुपए की पैदावार राजस्थान में होनी चाहिए, इसी बारिश में, इसी जमीन में, इन्हीं संसाधनों में। तो 1 बीघे में 5 लाख पैदावार अगर होती है तो जिसके पास 5 बीघा जमीन है उसकी पैदावार कितनी होगी? 25 लाख रुपए। जिसके पास 10 बीघा जमीन है उसकी पैदावार कितनी होगी? 50 लाख रुपए। पैदावार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो घर की स्थिति में परिवर्तन आएगा, और कोई तरीका नहीं है। अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनको ये लोग कल्याण की योजनाएं कह के चलाते हैं। मुझे इस कल्याण शब्द से नफरत है। आप किसका कल्याण कर रहे हो? आप राजा महाराजा हो? आप अपने घर से पैसा लगा रहे हो? आप विकास की बात करो ना, डेवलप कैसे हो। और अगर विकास की बात होती तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। अभी तक तो भारत में जैसी हम समानता चाहते थे, आर्थिक समानता आ जाती है, अभी तक आई क्यों नहीं? क्योंकि आपने हमेशा कल्याण की बात कही है, मेहरबानी की बात कही है। और इस वर्ग के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि हमारे कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है, हमारे कल्याण के लिए नेता काम कर रहे हैं। हु आर यू? आप होते कौन हो कल्याण करने वाले? जब तक उनके दिमाग में कल्याण चलेगा शब्द, जब तक ये उसको कुछ ना कुछ धार्मिक चाशनी में लपेट कर देंगे कि गरीब को भगवान मानकर, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। वो गरीबी का महिमा मंडन जितना ज्यादा करेंगे उतनी गरीबी यहां पे रहेगी। वो कह रहे हैं बस गरीब का मान सम्मान कर रहे हैं हम लोग, यानी तुम गरीब ही रहो तब तक मान सम्मान करेंगे। गरीबी का जो महिमा मंडन है ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं गरीबी से बाहर निकले। तो उसके लिए खेती जो करते हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ानी है। और मैंने कई बार आपको योजना बताई है खेती की। अभिनव राजस्थान की सरकार किस प्रकार की योजनाएं लागू करेगी गांव में, ताकि गांव के लोगों की आमदनी बढ़े। और उसकी पहली शर्त है खेती से आमदनी बढ़े। अब किसी के पास चाहे 5 बीघा जमीन है, किसी के पास 100 बीघा जमीन है, चाहे 40 बीघा जमीन है, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। लेकिन समाज को बांट के आमदनी बढ़ाने का तरीका कभी भी सफल होगा नहीं। इस पूरे समाज को एक साथ रहना पड़ेगा। ये जो राजनीति में काम करते हैं ये लोगों को खुश करने के लिए कहते थे कि हम तो उन लोगों का ध्यान करेंगे जिनके पास 5 बीघा और 10 बीघा जमीन है, हम बड़े किसानों का ध्यान नहीं करेंगे। वो कहते तो बड़ी लच्छेदार बात है। 5 बीघा 10 बीघा वाला उनके चक्कर में आ जाता है कि ये तो हमारी बात कर रहे हैं, 100 बीघा वाले के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि वो दिन में बात करते हैं 5 बीघा 10 बीघा वाले की, और रात में उनके घर सोते हैं जिनके पास 100 बीघा 200 बीघा जमीन है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट पॉवर्टी इन द डे एंड स्लीप विद रिच इन द नाइट, कि जो राजनेता होता है दिन में गरीबी की बात करता है और रात में अमीरों के वहां जाके सोता है, उनके साथ डांस करता है। अभी तक यही हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, जो सारे तथाकथित नेता जिन्होंने कहा कि हम इनका कल्याण करना चाहते हैं, इनका ये करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत नुकसान किया है। उन्होंने विकास की खिड़की को खुलने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं विकास की खिड़की खुल जाए और बाहर झांक ले लोग। तो हमें इनको पहले किसानों के रूप में देखना है। किसान के रूप में इनकी आमदनी कैसे बढ़े। वो अभिनव राजस्थान की योजना में तुरंत बढ़ेगी, 2 साल के अंदर अंदर आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि सरकार का पूरा जो ढांचा है वो खेती को प्रायोरिटी देगा, और वो स्पष्ट हमारी लिखी हुई योजना, उसमें कहीं मीन मेख है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात, बागवानी। ये बागवानी एक ऐसी चीज है जो कम जमीन वालों के लिए वरदान साबित हो सकती है। चाहे उसके पास 2 बीघा जमीन है, चाहे उसके पास 5 बीघा जमीन है, वो बाग लगा सकता है। अनार के बाग लगा सकता है, वो अमरूद के बाग लगा सकता है, वो नींबू के बाग लगा सकता है, बाग लगा सकता है। सरकार की किताबों में लिखा हुआ है कि इसमें अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए आपके जिले में, आपके गांव में कितने लोग अनुसूचित जाति के जिन्होंने बाग लगा लिए, कि जिनके बाग लहला रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि ये कहते कुछ हैं और धरातल पे इनका कुछ भी नहीं उतरता। हम अभिनव राजस्थान में बागवानी को महत्व देंगे, ताकि अपने बाड़े में भी अगर कोई खजूर के पौधे लगाए तो उसमें से 1-2 लाख रुपए की इनकम कर सकता है। इस मेहनती वर्ग को केवल हल्का सा सहयोग चाहिए, बस
उसके बाद आप देखो, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाज का इतना बड़ा तबका, 30% का तबका अगर गरीब रहेगा, अगर अविकसित रहेगा, तो ना राजस्थान आगे बढ़ पाएगा और ना भारत आगे बढ़ पाएगा। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ऐसी बात महिलाओं के बारे में भी कहते हैं, जब तक आपकी आधी आबादी इस तरह से रहेगी जिसका योगदान आपकी जीडीपी में नहीं रहेगा, तो आप खुश हो जाओ भले ही, लेकिन आपका अधिकतर तबका गरीब रहेगा, बेरोजगार रहेगा, और वो किसी भी देश के ऊपर एक तरह से उसकी कमी रह जाती है। तो बागवानी पे हम ध्यान देंगे। फिर जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, चाहे वो लोहे का काम करते हैं, चाहे वो धागों के साथ काम करते हैं, चाहे वो पत्थर के साथ काम करते हैं, जितने भी कारीगर हैं, उन कारीगरों के लिए हमारी योजना है कि इसको दुनिया के बाजार से जोड़ना है, सीधे सीधे जोड़ना है। और मैं जब 10 साल से समझ रहा था राजस्थान को, गांव गांव घूम रहा था, तो कई लोगों के पास बैठा। मैं श्री माधोपुर में बैठा, एक जूतियां बनाते उनके पास, मैं 2 दिन तक उनके पास रहा, समझने की कोशिश की कितनी बढ़िया जूतियां बनाते हैं वो जूतियां हमारे मार्केट के अंदर पॉपुलर क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों नहीं पहन रहे। इधर मैं सोइला में भी एक दिन बैठा था किसी के पास, एक दिन मैं बाड़मेर में बैठा था, मैंने इतना उनका रमेश जी के पास में, इतने गजब की कलाकारी है, लेकिन उस कलाकारी को मार्केट से नहीं जोड़ पा रहे। फिर उसी मार्केट में ये मजदूर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको पता है ये ऐसी जूतियां, ऐसे जूते, ऐसे सैंडल कैसे बन सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण से ये काम कर नहीं पाते हैं। जैसे बागवानी में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 लाख का, 6 लाख का, उनके पास नहीं है तो बाग नहीं लगा सकते। ऐसे ही ये अपना कुटीर उद्योग आगे नहीं बढ़ा पाते। सरकार की योजना इतनी खतरनाक है, आप उनको पढ़ते नहीं हो, अच्छी बात है कि नहीं पढ़ते हो। मैं तो क्या उनको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। ऐसी ऐसी योजनाएं जिनके अंदर आपको लगेगा हर गांव में अनुसूचित जाति के 4-5 युवाओं ने फैक्ट्रियां लगा रखी है गांव में। उन प्लान्स के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अनुसूचित जाति के खूब सारे युवाओं ने अपने अपने गांव में खूब सारी फैक्ट्रियां लगा ली है, इतना उसके अंदर अनुदान, इतना ब्याज में अनुदान, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख रखा उसमें। और हर जिले में एक अनुसूचित जाति विकास निगम और बना हुआ है, उसमें एक अधिकारी और लगाए रखते हैं जिले के अंदर। तो ऐसे लगेगा जैसे सारी सरकार झूम पड़ी है इनका विकास करने के लिए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ दिखाई नहीं देता है। इनके नाम से पैसा भी खर्च हो जाता है, अरबों रुपया खर्च हो जाता है, उसके बाद भी अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति बदलती नहीं है। तो लोचा कहां पर है? लोचा है केवल एक ईमानदार संवेदनशील सरकार नहीं होने का। कहते हैं चुनाव के समय में हम गरीबों को गणेश मान लेंगे, हम गरीबों को ये कर देंगे, हम गरीबों के लिए कर देंगे, और लोग इनके झांसे में आ भी जाते हैं कि ये गरीब गरीब की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ गरीब ज्यादा है, उनकी बातें करो। और ये कहते हैं कई बार कि गरीब नहीं रहे तो हम कहेंगे क्या, वोट किस नाम से मांगेंगे, क्यों और तुम जानते भी नहीं कोई बात। वो या तो समाज को बांटने वाली बात जानते हैं या गरीब गरीब चिल्लाने वाली बात जानते हैं बस। और उन्होंने इतने सालों तक ठगा है, गरीबी के नाम पे भावुक करके, बेरोजगारी के नाम पे भावुक करके ठगा है समाज को। उस ठगी से बाहर निकालने का काम अभिनव राजस्थान पार्टी करेगी दोस्त। तो हम सिंसियरली इन पे सब पे काम करेंगे। फिर इस समाज के लोग मजदूर हैं बहुत ज्यादा। आप बता भी नहीं सकते कि मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजना है। मैं कल परसों देख रहा था, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, एक रोड बन रही थी, और वहां पर काम करते मजदूरों को देख रहा था, महिलाओं को, पुरुषों को। मैं यही सोच रहा था कि इतना जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसको हम भारत का विकास कह रहे हैं, उसमें इस मजदूर का हिस्सा क्या है? इस लेबर के बदले उसको क्या मिलने वाला है? अब कहने पे आप कह सकते हैं तो कम्युनिस्ट विचारधारा की बात हो गई, पूंजीवाद के खिलाफ बात हो गई, लेकिन मानवता के नाते आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोटा में था और वहां का रिवर फ्रंट बन रहा था, बहुत सुंदर। शायद 1-2 दिन बाद में मुख्यमंत्री और अन्य दूसरे राजा महाराजा जो हैं चुने हुए ये वहां आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहां खूब सारे मजदूर घूम रहे थे काम करते हुए। मैं उनकी तरफ देख रहा था कि ये जो सुंदर सा महल टाइप रिवर फ्रंट बना है, ये बड़े बड़े पुलिये बने हैं, जिन लोगों ने ये बनाया
उनको क्या मिलने वाला है इसमें? वो तो इसका आनंद लेने के लिए भी नहीं आ सकेंगे, आनंद कोई और लेंगे। बनाया किसने? इस पसीने ने। इसको इसमें क्या मिल रहा है? अपन सब जानते हैं कि किस तरह की ठेका पद्धति है जिसके अंदर इनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते। मजदूरों के लिए कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। एक श्रम विभाग हुआ करता है मजदूरों का, आप नहीं जानते आपके जिले का श्रम का इंचार्ज कौन है, अधिकारी कौन है? कोई नहीं जानता, मजदूर भी नहीं जानते कि हमारे लिए एक अधिकारी बिठा रखा है जिले में, वो कौन है? नहीं है। और दुनिया भर की एजेंसीज इस नाम से, श्रमिकों के नाम से, गरीबों के नाम से, बेरोजगारों के नाम से पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं कागज के अंदर और पैसा ले जा रहे हैं, और कोई बोल भी नहीं रहा। यहां तक कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो जागरूक लोग हैं वो भी इन बातों पे ध्यान नहीं देते। मैंने कई बार कहा, मैं कई बार अंबेडकर जयंती पे गया, मैंने उनको यह कहा कि आप बीड़ा उठाओ इस सब का कि श्रम विभाग ठीक से काम करे। आप बीड़ा उठाओ इस बात का कि ये जो सरकारी योजनाएं बनी हुई है इन वर्गों के लिए, ये सही ढंग से लागू हो जाए नीचे तक। मैंने कई बार कहा, लेकिन सच में मजदूरों के लिए ना तो भारत सरकार सोच रही है, ना राजस्थान सरकार सोच रही है। अभिनव राजस्थान में मजदूरों की जितनी भी पॉलिसियां हैं इनको बहुत पॉपुलर करेंगे, ढंग से बनाएंगे, ताकि उस पुलिये के बनने में, उस बिल्डिंग के बनने में, उस सड़क के बनने में उस मजदूर का भी विकास हो, एकदम साफ साफ। फिर आइए शिक्षा व्यवस्था पर। दोस्तों, मैं कई बार भावुक हो जाता हूं इस बात को सोच के कि सपोज करिए एक अनुसूचित जाति की एक बच्ची है। अब ईश्वर जब पैदा करता है तो वो ये देख के तो पैदा नहीं करते हैं कि ये कहाँ पैदा होगा, किस समाज के किस वर्ग में पैदा होगा। अब सपोज करिए वो बच्ची पैदा हो गई अनुसूचित जाति के घर में जिसमें माता पिता मजदूरी करते हैं। अब भगवान ने उसके अंदर इंटेलिजेंस डाल दी, बहुत ज़्यादा डाल दी। किसी के में डालते हैं, भगवान का तो कोई, वो तो सबको बराबर मानते हैं। अब वो इतना ज़्यादा बुद्धि डाल दी, उसमें बुद्धि है, उसमें वो गांव की स्कूल तक चली जाएगी, 8वीं पढ़ लेगी, बहुत ज़्यादा जोर लगाएगी 10वीं पढ़ लेगी। अगर गांव के अंदर 12वीं है, क्योंकि ज़्यादातर जगह साइंस नहीं है, सरकारी स्कूल में आर्ट्स हैं, तो वो आर्ट्स पढ़ लेगी, साइंस तो है नहीं वहां पे। अब यहां आके मेरा दिमाग घूमता है कि ये जो बच्ची टैलेंटेड, इनमें से अधिकतर जो बच्चियां हैं वो वहां नहीं पहुंच पाती जिसके लिए पैदा हुई हैं। बच्चे भी शामिल कर लीजिए, मैं बच्ची का नाम थोड़ा विशेष रूप से ले रहा हूं। हो सकता है उसके अंदर एक IITian छुपा था, हो सकता है उसके अंदर एक बहुत गजब का डॉक्टर छुपा हुआ है, उस तरह का उसके अंदर ब्रेन में डाल रखा भगवान ने। हो सकता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा हुई हो सकता है वो मैनेजमेंट की ग्रेजुएट होने के लिए पैदा हुई हो सकता है वो स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुई हो सकता है वो बहुत बड़ी ओलंपियन बनने के लिए पैदा हुई हो। लेकिन उसको ये अवसर कौन देगा? हमारा अभी का जो ढांचा है सरकारी, उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों अवसर। स्वीकार कर लीजिए आप इस बात को, कभी भी नहीं मिलेगा। और अब गांव में देखते हैं, एक बहुत कड़वी बात है कि गांव की जितनी भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? अनुसूचित जाति वर्ग के पढ़ रहे हैं। ये जो विभाजन क्रिएट हुआ है अभी पिछले 30 सालों में, ये अपने आप में शो कर रहा है कि इन सरकारों का अनुसूचित जाति के लिए कोई सोच ही नहीं है। वरना ऐसा क्यों होता? सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे पढ़ रहे हैं SC कम्युनिटीज के। क्यों पढ़ रहे हैं? और उनके दिमाग में भी एक रहता है कि अगर हमारे पास पैसे होते खूब सारे तो हम भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते बच्चों का। यानी आपने समाज को यहां लाके वापस बांट दिया है जहां से हम बराबर करना चाहते हैं संविधान के अनुसार। कितना बड़ा डिवीजन है। इसका लॉस किसको है बताऊं आपको? थोड़ा गहराई से सोचिए। अभिनव राजस्थान के अलावा कोई बात नहीं कर पाएगा। इसका लॉस किसको है? इसका लॉस केवल और केवल राजस्थान को है, केवल और केवल भारत को है। अगर राजस्थान को, भारत को एक विकसित प्रदेश या देश बनना है तो आपके अंदर समाज में जितने भी लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, इनका मैक्सिमम लेवल तक विकास करना होगा तो आप आगे बढ़ोगे।
नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। आप खुश हो जाओ, जैसे तैसे चला लो समाज को, सरकार को थोड़े दिन, लेकिन आप डेवलप्ड सोसाइटी नहीं बन सकते। आप मूर्ख बना सकते हो लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे। इधर हमारे मुख्यमंत्री ने और सीख लिया उनसे, वो कह रहे हैं 2030 तक हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बना देंगे। अभी तो आपसे बना नहीं इतने सालों में, अब आपने एक लंबी डेट दे दी कि क्या पता हम रहे ना रहे उस समय तक। अभी तो खिसकाओ डेट को आगे। वो ये खेल खेल रहे हैं और फिर दुनिया भर की चीजें बांट रहे हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। जैसे ये लोग राजा हैं और वो लोग इनके सामने हाथ फैलाए घूम रहे हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है। और ये बात अधिकांश इस वर्ग के अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए कहीं भी 1000 रुपया भी मिलता तो लगता है ठीक है, आ रहा जो ही अच्छा है। ये सब कुछ हमारा है, ये फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसे लगता है किसी और का है। अभिनव राजस्थान वो जो ऑनरशिप की, स्वामित्व की फीलिंग है, वो लाने का नाम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, हमारी अभिनव शिक्षा की योजना क्या है, हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में बराबरी हो। हमारी योजना में वो इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि गांव में रहने वाली कोई भी बच्चा अपनी कॉलेज तक की शिक्षा अपने घर से रह के पूरी कर सकता है। इसलिए हमारे दिमाग में हॉस्टल नहीं है। हमारी डिजाइन बहुत गजब की है कि अपने घर पे रह के कोई बच्ची कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त कर सकती है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड की। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में है, शिक्षा और स्वास्थ्य में, और फिर खेती, पशुपालन और कारीगरी में। तो शिक्षा की व्यवस्था हमारी समानता लाएगी और समान अवसर पैदा करेगी। अवसरों की समानता तभी आएगी। अभी आप सोच नहीं सकते, आप 12वीं क्लास का जो बच्चा है गांव का, सपोज करिए अनुसूचित जाति का बच्चा है, बच्ची है, 12वीं क्लास उसने यहाँ गांव में रह के जैसे तैसे कर ली है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बन सकता? वो वहां गांव में रहते के पढ़ाई करके IIT में क्यों नहीं जा सकता? उसके लिए क्यों महंगी कोचिंग चाहिए? वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का सिस्टम है जो हम लेकर चल रहे हैं, जो इतना ज्यादा भेदभाव करता है? कहता है हम समान है, लेकिन समान के चक्कर में इतना ज्यादा भेदभाव करता है कि उनको महसूस भी नहीं होने देता, उनको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। हमारे आलोचक कह सकते हैं आप तो चुनाव के समय ऐसी बात कर रहे हैं, पहले कहां गए थे? कई लोग हमें कहते हैं पहले कहां गए थे? हम उनको कह रहे हैं हम 10 साल पहले यहीं थे। 10 साल पहले हमने जो सिस्टम लिखा है उसको कभी पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। उनकी मेमोरी शॉर्ट है, उनको रात दिन ये राजनीतिक प्रदूषण दिखाई देता है, ये ढोंग तमाशे झूठ जहां से दिखाई देते हैं। कई बार कहते हैं आप पहले कहां गए थे? हम तो यहीं थे, हम आपकी नजर में नहीं आ रहे थे। तो उनका कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा जो हमने बना रखी है। फिर आरक्षण पे मैं क्या सोचता हूं, मुझे कई बार लोग पूछते हैं आप आरक्षण पे क्या सोचते हैं। मैंने जब 2016 में हमारी किताब लिखी असली लोकतंत्र असली विकास, तो उसमें आरक्षण पे खुल के एक चैप्टर लिखा है। हमने कहा जो अभी व्यवस्था है हम उसके पक्ष में हैं, और मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं अगर ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, अनुसूचित जाति वर्ग के इन्हीं व्यवस्थाओं में अगर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहती, सामाजिक स्थिति ऐसी रहती जो है, इन परिस्थितियों में वो कभी भी सरकारी सेवाओं में 1% भी प्रवेश नहीं पा सकते थे अगर आप आरक्षण नहीं देते तो। दिखाई नहीं देते कि कोई इंस्पेक्टर बना है, कोई IPS बना है, कोई IAS बना, आपको डॉक्टर बना, दिखाई नहीं देते। ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने भी किया उनको सैल्यूट है। और इसमें देखिए पार्टी वार्टी का कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने दिया है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जिसको अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ढो रहे हैं। कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डिजाइन था जिसके अंदर ये किया गया था। कांग्रेस ने तो बल्कि ये किया था बस 10 साल आप कर रहे हो तो ठीक है, आपकी जिद है तो कर लो, 10 साल के बाद में इसको समाप्त कर देंगे, उन्होंने तो ऐसा कहा था। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर रहा तब उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी पीड़ा यहां तक नहीं है। आरक्षण ठीक है, उससे उनको प्रवेश मिला है, लेकिन आरक्षण से सरकारी सेवाओं में कितने लोगों को प्रवेश मिलता है?
अब सोचिए, अनुसूचित जाति के 100 युवा पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी कितने लोगों की लगेगी? 1% की। इसमें इतने लोग जा पाएंगे, उससे ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। अब बाकी के क्या करेंगे? जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, जिन्होंने 12वीं कर रखी है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जॉब में नहीं जा सका रिजर्वेशन के बावजूद भी, क्योंकि वो तो कोटा फिक्स है। इस कोटे में सारे लोग थोड़े चले जाएंगे। जितने भी एससी के बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1% का सिलेक्शन होता है, बाकी सारे बेरोजगारी और गरीबी का दंश झेलते हैं। इधर तो घर में संसाधन नहीं, इधर पढ़े लिखे होने का वो वहम। उनके लिए क्या योजना किसी के पास? वो अभिनव राजस्थान के पास योजना, जो मैं कह रहा हूं, खेती को विकसित करेंगे, पशुपालन को विकसित करेंगे, 5 बीघा जमीन में बहुत ज्यादा कैसे लिया जा सकता है वो करेंगे। वो केवल और केवल अभिनव राजस्थान की योजना में संभव है, वरना वो बीच में अटक जाते हैं। पढ़े लिखे हैं तो उस तरह का काम नहीं कर सकते जो अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है। वहम हो जाता है मैं पढ़ा लिखा हूं, लेबर कम करूंगा। वो कहीं न कहीं अटक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको कोई नहीं समझ रहा है। सबके दिमाग में घुस गया कि इनको तो रिजर्वेशन है, इनको तो रिजर्वेशन है। कितने लोगों को रिजर्वेशन है? अगर ऐसी हालात होते तो आज गांव में इनकी बिल्डिंगें नहीं दिखती आपको सब तरफ। अभी भी झोंपड़ियां क्यों दिख रही है? अभी भी बुरे हालात क्यों दिख रहे हैं? अगर रिजर्वेशन से इतना फायदा होता तो ठीक है, कुछ लोगों को हुआ है, अधिकतर लोग तो अभी भी उसी हालत में है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग कई बार रिजर्वेशन के कारण खिलाफ बोलते हैं, उनको मैं कहता हूं भाई थोड़ा रहम करो, समझा करो। उनको मैं उदाहरण भी देता हूं। वो कहते हैं कि क्यों सहारा दिया जा रहा है। उनको मैं कहता हूं, देखो बंधुओं, सरकार का काम है माता पिता की तरह। माता पिता हमेशा अपने कमजोर बच्चे के साथ रहते हैं। कभी भी आप देख लेना, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और मैं तो वैसे ही सीधा सा ये कहता हूं, अच्छा तुम्हारे माता पिता तो इनके साथ रहते होंगे। वो कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं समझता हूं। माता पिता हमेशा अपने कमजोर बच्चों के साथ रहते हैं। वो दिव्यांग है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि उसका साथ जरूरी है। गवर्नमेंट को ऐसे ही सोचना पड़ता है। तो बड़ा भाई चिढ़ सकता है, बड़ा भाई चिढ़ सकता है कि ये क्या माँ बाप उसकी पक्ष लेते हैं। तुम चिढ़ सकते हो, लेकिन वो तो माँ बाप हैं। उनके लिए तो तुम भी बराबर, वो भी बराबर है, और वो तो हमेशा कमजोर के साथ रहेंगे। अब छुआछूत की बात आ जाती है। दोस्तों, हमारी पार्टी ने 2018 में घोषणा पत्र छापा था, पूरा पेज छापा था अभिनव राजस्थान पार्टी ने। हमने 44 पॉइंट लिखे थे। हमारी एकमात्र पार्टी है जिसने हिम्मत करके लिखा था कि हम राजस्थान से छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे। 2018 में हमारी पार्टी ने स्पष्ट अखबार का पूरा पेज में लिखा था, हम इस कलंक को मिटाएंगे। हम लोग इसको एक कलंक मानते हैं। राजस्थान के समाज में हमने 11 कलंक मान रखे हैं, उनमें से एक कलंक ये भी है। लेकिन हमारा तरीका बहुत अलग है। वैसे कानून बना हुआ है, आप छुआछूत नहीं कर सकते। संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 17 में छुआछूत अब हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा भारत से, सब लिखी हुई बातें। प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। हमारी योजना इतनी सकारात्मक है, इतनी बढ़िया योजना है कि आदमी कोई छुआछूत करेगा तो उसको खुद पे शर्म आएगी। और मैं तो ताज्जुब करता हूं यार, ये छुआछूत की पद्धति जिन लोगों ने विकसित की होगी, कैसे किया होगा? कैसे ये धारणा बना दी होगी किसी आदमी के दिमाग के अंदर कि आप भैंस गाय को छूते हो अशुद्ध नहीं होते हो, और किसी व्यक्ति को छूने से अशुद्ध हो जाते हो। आप सोचो कितना दिमाग लगाया होगा, कितना कुटिल रचना की होगी एक मानव दूसरे को मानव को छूने से। मुझे ये कलंक लगता है। जैसे महिला असुरक्षा मुझे कलंक लगता है कि एक महिला भी मानव, हम भी मानव है। महिलाएं 8 बजे के बाद बाहर निकलने से डरती है, यानी एक मानव दूसरा मानव से डरता है। ये कैसे हो गया? ये समाज है, ये सभ्यता है। कोशिश की है स्वामी दयानंद ने, इतनी प्यारी सी कोशिश की है समाज को समझाने की कि छुआछूत हमारे वेदों में नहीं था। संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन करके सत्यार्थ में उन्होंने स्पष्ट बताया कि इस तरह की व्यवस्था कभी थी नहीं। ये कहां से लेकर आ गए तुम? कहां से ऊंचा नीचा हो जाता कोई आदमी? हम लोग बहुत सकारात्मक भाव से समाज को बहुत समझा बुझा के सही ढंग से लाएंगे कि कोई छुआछूत करेगा उसको खुद को अपने आप पे शर्म आएगी कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन बहुत पॉजिटिव तरीके से करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर भी ये कहते थे कि परिवर्तन आते हैं हमेशा पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं आते। उनकी डॉक्टर अंबेडकर की भाषा सुनिए, लिखित में या कहीं भी उन्होंने भाषण दिए सुनिए। उनकी भाषा अलग तरह की थी, बहुत उच्च कोटि की। बहुत कम लोग जानते हैं बाबा अंबेडकर के बारे में। कई बार मैं इनके ऊपर लाइव करता हूं 1-1 घंटे का, बाबा अंबेडकर को समझिए। और मैं अनुसूचित जाति वर्ग के जो युवा होते हैं उनको भी कहता हूं कि आप केवल जय भीम मत बोलिए,
आप भीमराव अंबेडकर जैसा होने की कोशिश करिएगा। आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इतनी पढ़ाई की, विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष किया, फिर भी वो घृणा से, जहर से नहीं भरे। सबको साथ लेके चले, जवाहरलाल नेहरू को साथ लेके चले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथ लेके चले, महात्मा गांधी को साथ लेके चले, सबको साथ लेते लेते चले। वो उतना बड़ा दिल, उतना बड़ा दिमाग ऐसे रख के चलो, तब आप उनके अनुयायी कहलाने लायक हो। उनकी जैसी मेहनत करो, हो जाओ उनके जैसे। उनको पढ़ो, उनको समझो, उनकी जगह खड़े होकर देखो उनको, वो क्या थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो 100 साल के जो बेस्ट स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था उस साल, अभी पिछले कुछ साल पहले, उसमें डॉक्टर अंबेडकर पहले नंबर पे थे यार। अब जो लोग इस वर्ग से नहीं है, वो अंबेडकर जी के चित्र देखते एकदम उनको ऐसा लगता है यार ये चित्र क्यों, उनके मन में एक भाव आता है। उनको मैं कई बार समझाता हूँ, यार तुम जिन लोगों को जानते हो इस पिछली सदी में, 20वीं सदी में जिन लोगों को तुम जानते हो 1901 से लेके 2000 तक, उनमें ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। उनकी कद्र करना सीखो, उनको पढ़ो, समझो। इस एंगल से मत देखो एक वर्ग उनको मानता है इसलिए हम नहीं मानते, ऐसा मत सोचो भाई, ये गलत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस तरह का एक व्यक्ति पैदा हुआ था। महात्मा गांधी पे भी गर्व होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू पे होना चाहिए, भगत सिंह पे, सुभाष चंद्र बोस पे, उन पे गर्व होना चाहिए। अब इनको बांटो मत आपस में कैरेक्टर्स को, एक से बढ़ के एक थे, अपना अपना योगदान था सबका, तो उनको समझो। गरीबी, आखिरी बात। और मैं, हाँ, छुआछूत पे, मैं तो छुआछूत कभी करता नहीं, यानी मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं करता कभी भी, और बचपन से ही नहीं करता हूं। मैं जब 7th 8th में पढ़ता था तब से मैं समझ गया था, स्वामी दयानंद को पढ़ने के बाद मैंने कभी नहीं किया। बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेरे दिमाग से बाहर निकल गया, वो उस समय निकल गया, मैं नहीं करता इसमें। लेकिन मैंने इसकी कोई बहुत ज़्यादा घोषणा नहीं की, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैंने कभी इस तरह का पाखंड नहीं किया, बस मैं नहीं करता, दैट्स ऑल। और मैं अभी जो रामदेवरा जाते हैं उनके बारे में बहुत बहुत स्पष्ट कह भी देता हूँ, कड़वी बात कह देता हूँ, अगर रामदेवरा जा रहे हो तो छुआछूत छोड़ देना वहाँ जाके, वरना बाबा रामदेव का अपमान होगा। उन्होंने छुआछूत की खिलाफत की थी। आप सोचो 500 साल पहले एक विलक्षण व्यक्तित्व ने क्या बात कही थी, जो स्वामी दयानंद ने बाद में कही, उससे पहले बाबा रामदेव ने कही। तो आप रामदेवरा जा रहे हो, बाबा रामदेव को मानते हो, सब करते हो, लेकिन छुआछूत करते हो, इसका मतलब बाबा रामदेव को नहीं मानते हो आप मानने का ढोंग करते हो। मानते हो तो फिर वहां जाके छोड़ देना। गरीबी कैसे खत्म हो? दोस्तों, गरीबी एक ही तरह से खत्म हो सकती है, जब आमदनी बढ़े, और गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। व्यक्ति जिस हालत में भी है, चाहे उसके पास जमीन है, जमीन नहीं है, उसको इस तरह के कारोबार में डालना पड़ेगा जिससे उसकी आमदनी बढ़े। उसके अलावा गरीबी कम करने का, मिटाने का कोई तरीका नहीं। और इन निकम्मी सरकारों ने इतना पैसा गरीबी के नाम से वर्ल्ड बैंक से लिया। दोस्तों, मैंने तो 2-3 प्रोजेक्ट की स्टडी की थी अभी 10 साल में। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी खत्म कर चुके हैं, पहले पूर्वी राजस्थान में कर चुके थे, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाए। ये जो राजस्थान सरकार में उधार बोलता है ना पैसा, 5.5 लाख करोड़ रुपया, इसी नाम के लिए लाए थे। पेड़ लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाए वहाँ से। 5.5 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, जिसका हम ब्याज भर रहे हैं। तो गरीबी कम करने के लिए नहीं, गरीबी मिटाने के लिए, कम तो और अलग बात है, ये लाए थे मिटाने के लिए। पहले इन्होंने पूर्वी राजस्थान में मिटाई, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में मिटाई। और मैं कहता हूं, आप पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक गरीब बता दो जिसकी गरीबी मिटाने की योजना से मिट गई हो या कम हो गई हो। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि ये गरीब था, ये राजस्थान सरकार की योजना आई और इससे इसकी गरीबी खत्म हो गई। कितना बड़ा ढोंग पाखंड चल रहा है इतने साल, गरीब गरीब, गरीबों के लिए ये, गरीबों के लिए वो, और एक भी गरीबी की नहीं होती। आप हर जिले में 20-25 गरीब छांटना शुरू कर दो कि ये गरीब हैं, अब ये ठीक हो गए, बता दो। लेकिन नहीं, ये चाहते नहीं है गरीबी मिटे, इनका भाव ही नहीं है गरीबी कम करने का। गरीबी एक ही तरीके से हो सकती है, आमदनी बढ़ाने से। जैसे अंधेरा कैसे कम हो सकता है? दिया जलाने से। और कोई तरीका है? अंधेरे को आप कम कैसे करोगे, कैसे मिटाओगे? दिया जलाओगे। तो गरीबी को कम करने का, मिटाने का एक ही तरीका आमदनी बढ़ाओ। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? खेती में पैसा ज़्यादा बढ़े,
पशुपालन में ज़्यादा पैसा बढ़े। अब चाहे जितनी भी खेती है, 2 बीघा है, 10 बीघा है, पशुपालन में चाहे 1 गाय है, चाहे 5 गाय है, आमदनी बढ़े। छोटी सी बगिया लगे, उससे फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, आमदनी बढ़े। आप कोई भी कारीगरी करें, चाहे जूते का काम करते हैं, चाहे कपड़े का काम करते हैं, चाहे कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, उसमें आमदनी बढ़े, बाजार में आपकी चीज़ें बिकें। आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपको अच्छी मजदूरी मिले, रेगुलर मिले, नरेगा की तरह फर्जीवाड़ा नहीं हो, पूरा जेन्युइनली मिले। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो कम से कम उसमें जो लाभ है उसमें से 1 लाभ इतना परसेंटेज मजदूरी के लिए रहे, उन मजदूरों के हिस्से में आए, ताकि उनके पसीने की कीमत मिले, तो खत्म हो सकती। और एक और अच्छी बात, अभिनव राजस्थान में हम लोग शराबबंदी करेंगे। मैंने एक दिन लाइव करके पूरा तरीका बताया कि हम कैसे करेंगे। तो शराब का दंश भी अनुसूचित जाति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। गरीबी में, परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में, फिर वो शराब में लगते हैं। जो शराब पी रहे हैं उनमें काफ़ी सारा परसेंटेज अनुसूचित जाति का भी होता है, तो वो हम वैसे ही बंद कर रहे हैं। उसमें 1 साल लगेगा हमको उसमें। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आज इसलिए कही कि चुनावी माहौल है। कई बार ऐसे लगेगा कि आप सारी बातें करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, कारीगरों के लिए बात करते हैं, मजदूरों के लिए, तो वो उस वर्ग के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं जो राजनेता उनको समझा रहे। तो मैंने बता दी ये है। अगर आप उसमें देखना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के एंगल से देखना चाहते हैं, तो अभिनव राजस्थान में ये दिखाई देगा आपको। ऐसे ही एक दिन मैं आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में बताऊंगा, बाकी जातियों के बारे में नहीं बताऊंगा। दूसरी जो ये तो वर्ग हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर से, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। बाकी ये नहीं बताऊंगा कि इस जाति के लिए सोच रहे हैं, उस जाति के लिए सोच रहे हैं, वो राजनेता बताएंगे आपको। वो अपने अलग अलग कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। यही हमारी मदद है, हमारी बात को आगे पहुंचाने की। हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, मोबाइल और इंटरनेट और ये फेसबुक, व्हाट्सएप के अलावा। आप लोग हमारी मदद करिएगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, एक एक बात को, अगर आपने बीच में शुरू किया तो, और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और अभिनव राजस्थान पार्टी को जोरदार सपोर्ट मिले राजस्थान का, कि हम लोग सरकार में आए। और ये सारी बातें हमारी लिखित में है, एक भी जबानी जमा खर्च नहीं है, लिखित में है। और हम पूरी ईमानदारी से ये सारा काम करना चाहेंगे, और हम समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर, सबको खुश करते हुए, सबकी समृद्धि की बात कहते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, राजस्थान के सभी लोगों को। और आज क्योंकि मैं लाइव अनुसूचित जाति के लिए कर रहा हूं, तो इस जाति के खासकर युवाओं को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। कई बार विभाजन इतना हो जाता है कि नहीं, ये हमारे वर्ग से नहीं, हमारे बारे में कैसे बोल सकता है। उसमें भी आजकल ठेकेदारी प्रथा है। तो अलग एंगल से सोचें, कोई प्रश्न हो उनके दिमाग में मुझसे पूछें, मैं ईमानदारी से उनका जवाब दूंगा। और पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा कि हमारा समाज सारा एक साथ आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, और राजस्थान एक विकसित प्रदेश बने। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।